दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? आज हम डिस्कस करते हैं गुप्ता पीरियड लेकर। सो दोस्तों पहले हम गुप्ता पीरियड की इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं कि गुप्ता पीरियड की शुरुआत हुई थी 320 से लेकर और उसका एंडिंग हो गई थी 350 कॉमन एरा तक उसका एंडिंग होगा। यानी उसका टाइमलाइन थी 320 से लेकर 550 तक 550 कॉमन एरा तक उसका टाइमलाइन थी। सो गुप्ता पीरियड की फाउंडर का नाम था श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता ने चूटी से एक इलाके मगधा से उसने गुप्ता पीरियड की शुरुआत की थी। गुप्ता पीरियड के मोस्ट फेमस रूलर यानी सबसे मशहूर रूलर जिनको माना जाता है चंद्रगुप्ता वन, समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्ता टू, इन तीनों को मोस्ट फेमस रूलर यानी सबसे मशहूर रूलर में से माना जाता है। सो अब हम गुप्ता पीरियड के पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल फैक्ट्स को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमें जो सीक्वेंस मिलते हैं कि चंद्रगुप्ता वन उसके पॉलिटिकल और उसका रूलिंग पीरियड थी कि 320 से लेकर 335 कॉमन एरा तक उसका रूलिंग पीरियड थी। एक्चुअली चंद्रगुप्ता वन श्रीगुप्ता का बेटा है। श्रीगुप्ता के बाद चंद्रगुप्ता वन तख्त पर बैठे और एम्पायर को संभालने लगे। चंद्रगुप्ता वन लेड द फाउंडेशन ऑफ द एम्पायर। एक्चुअली थोड़ी पहले हमें पता चला इंट्रोडक्शन से कि गुप्ता पीरियड की असल फाउंडर का नाम श्रीगुप्ता, लेकिन श्रीगुप्ता ने श्रीगुप्ता ने गुप्ता पीरियड की बुनियाद रखी, ये बराबर सही है। लेकिन असल जो जिससे गुप्ता पीरियड को तरक्की मिली, असल गुप्ता पीरियड को जिससे चमक मिली, वो सिर्फ चंद्रगुप्ता वन है। इसलिए चंद्रगुप्ता वन को वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रूलर ऑफ द गुप्ता पीरियड माना जाता है। सो गुप्ता पीरियड की दौर 320 से लेकर 335 कॉमन एरा तक उसका दौर चला और 320 से ही गुप्ता पीरियड की आगाज यानी उसका स्टार्टेड हुई। चंद्रगुप्ता वन मैरिड विद कुमारा देवी लिचावी प्रिंसेस, यानी चंद्रगुप्ता वन ने विवाह यानी शादी की थी कुमारी देवी से, जो लिचावी खानदान की राजकुमारी थी। लिचावी खानदान की राजकुमारी कुमारी देवी से शादी करने का बाद चंद्रगुप्ता वन की पॉलिटिकल पावर, सियासी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से उसने अपना एम्पायर को आखिर में बहुत मजबूत पाया। चंद्रगुप्ता वन के बाद समुद्रगुप्ता यानी चंद्रगुप्ता के बेटे समुद्रगुप्ता तख्त पर बैठे और तब उसने अपना एम्पायर को संभालने लगे। तब समुद्रगुप्ता की रूलिंग पीरियड थी 335 से लेकर 375 कॉमन एरा तक उसका रूलिंग पीरियड थी। समुद्रगुप्ता को नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया माना जाता है, क्योंकि इसका कारण भी हमें मिलते हैं कंकरेड मोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, डिड साउथर्न एक्सपेडिशन, यानी उसको इसीलिए नेपोलियन ऑफ इंडिया माना जाता है। समुद्रगुप्ता ने बहुत सारे राजाओं को डिफीट करके बहुत सारी रियासतों को उसने फतह की, जिसकी बदौलत उसने अपना एम्पायर को बहुत एक्सपांड कर पाया। और समुद्रगुप्त की और भी कुछ खास क्वालिटीज थी, जिनमें जिनमें से हमें मिलते हैं कि वो एक अच्छा खासा ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग रूलर जैसे थे। साथ साथ वो एक ब्रेव योद्धा यानी एक ब्रेव वॉरियर थे, और उसी के साथ एक अच्छा खासा वो आर्टिस्ट भी थे, जिसकी वजह से इन बेहतरीन क्वालिटीज की वजह से उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया माना जाता है। सो ये समुद्रगुप्त के बारे में जितना तारीफ है यानी उसका जितना एडमायरेशन, उनका जितना कम्प्लीमेंट, ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें मिलते हैं। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त टू यानी समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य की दौर चला। विक्रमादित्य की पॉलिटिकल और उसका रूलिंग पीरियड थी 375 से लेकर 415 कॉमन एरा तक उसका रूलिंग पीरियड थी। सो चंद्रगुप्ता टू विक्रमादित्य एक्सपेंडेड एम्पायर टू वेस्ट इंडिया, यानी चंद्रगुप्ता टू विक्रमादित्य ने अपना एम्पायर को नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक, सॉरी नॉर्थ नहीं, वेस्ट इंडिया तक उसने फैलाया। डेफीटेड सकाज, और उसने सकाज एक ग्रुप थे, सकाज से उसने मुकाबिला की और सकाज को आखिरकार उसने डिफीट किया, हराया, और आखिर में उज्जैन को अपना कैपिटल बनाया। चंद्रगुप्ता चंद्रगुप्ता Chandragupta to Vikramaditya, his court had 9 gems including Kalidas, और उनके कोर्ट में यानी चंद्रगुप्ता टू विक्रमादित्य के रॉयल कोर्ट में 9 रत्न यानी 9 जेम्स थे, जिनमें से सबसे मशहूर माना जाता था कालिदास को। और चंद्रगुप्ता टू यानी विक्रम आदित्य के दौर में उनकी रूलिंग पीरियड में ही फाहियन, जिसको हम चाइनीज विजिटर यानी चाइनीज मेहमान माना जाता था, तो फाहियन चाइना से इंडिया सफर करने के लिए आए थे। और तब इंडिया के ये
विक्रमादित्य की दौर में बहुत ही पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल अचीवमेंट्स थी। इन सब चीज़ों को देखकर फाहिर ने अच्छा खासा तारीफ किया भारत की, इंडिया की ये कल्चरल अचीवमेंट और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी देखकर। सो चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के बाद उसका बेटा कुमारगुप्ता तख्त पर बैठे और वो एम्पायर को संभालने लगे। कुमारगुप्ता की दौर में ही फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी, कुमारगुप्ता के दौर में ही नालंदा यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई, यानी उसकी दौर में, यानी उसके वक्त में नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया गया बनाया गया और आखिर में कुमारगुप्ता भी एक वक्त कमजोर होने लगी। तब हुना इन्वेशन कुमारगुप्ता के एम्पायर में घुसे और उसको आक्रमण यानी उसको इन्वेड करने लगे। लेकिन उसका जवान बेटा स्कंदगुप्ता था। स्कंदगुप्ता एक ब्रेव रूलर था, जिनको गुप्ता पीरियड की आखिरी ग्रेट एंड ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग रूलर माना जाता था। स्कंदगुप्ता ने अपना जोश जवानी को लगाते हुए हुना इन्वेशन के साथ उसने मुकाबिला की और हुना इन्वेशन को आखिरकार उसने डिफीट कर दिया और डिफीट करके वो तख्त पर बैठे और एम्पायर को संभालने लगे। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद जितने रूलर आया, अब हम समझेंगे कि डिक्लिनेशन ऑफ गुप्ता एरा की गुप्ता एरा कैसे मिट गया। तो स्कंदगुप्त के बाद जितना रूलर आया सब कमजोर रूलर आया, यह भी एक कारण थी और जिसकी वजह से एम्पायर पूरा कमजोर पड़ी। और दूसरा कारण हमें जो मिलते हैं, कंटिन्यू हुना इन्वेशन एंड प्रोविंशियल रिवोल्ट्स, बार बार हुना इन्वेशन और प्रोविंशियल रिवोल्ट्स की वजह से ये गुप्ता पीरियड पूरा कमजोर हो गई और जिसकी वजह से एक वक्त दुनिया से गुप्ता पीरियड के नामो निशान पूरा मिट गई। वह वक्त था 6th सेंचुरी करीब, यानी अराउंड 6th सेंचुरी सीई कॉमन एरा। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से आज के टॉपिक समझे होंगे।